तो आज से कुछ साल पहले जब हम मोस्ट पावरफुल बीइंग्स की बात करते थे, तब टॉप 5 में कोई ना कोई एवेंजर जैसे गॉड ऑफ थंडर थॉर, स्कारलेट विच या डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे लोग हमें देखने मिल जाते थे। लेकिन एमसीयू के फेज 4 और फेज 5 में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स की एंट्री हुई जो हद से ज्यादा पावरफुल देखने मिले। कोई सिर्फ अपना हाथ उठाकर लोगों को शैडो बना देता है, कोई गॉड्स को मार देता है, तो कोई सीधा टाइमलाइंस को खत्म कर देता है। और मेफिस्टो के आने के बाद तो ये रैंकिंग कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। इसलिए आज हम एमसीयू के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल बीइंग्स को रैंक करने वाले हैं। तो नंबर 10 मेफिस्टो। अब आई नो आयरन हार्ट बहुत ज्यादा बुरी सीरीज थी, सच बताओ तो बहुत बेकार सीरीज थी, पर इतनी बुरी चीजों में हमें कुछ अच्छे मोमेंट्स भी देखने मिले, जैसे आयरन हार्ट का मैजिक यूज करना और मेफिस्टो जिसका सुपर फैंस एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद से वेट कर रहे थे। अब आयरन हार्ट का आर्मर मैजिक से एम्पावर्ड है, इसलिए अब ये सूट आयरन मैन से ज्यादा पावरफुल है या नहीं, इसकी बात हम रैंडम क्वेश्चंस में करने वाले हैं। पर मेफिस्टो की बात करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक डेमन लॉर्ड है जो हेल का रूलर है। इसकी ओरिजिन क्या है किसी को नहीं पता, हम बस इतना जानते हैं कि ये गैलेक्टस से भी पुराना है। कोई बोलता है मेफिस्टो को सेलेस्टियल्स ने बनाया था। अभी कॉमिक्स की करंट टाइमलाइन में यूनिवर्स 7 एग्जिस्ट करता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं मेफिस्टो पहले यूनिवर्स था तब से जिंदा है। ओवरऑल इतना जान लो कि मेफिस्टो एक इमॉर्टल बीइंग है और अब जन्म ले ही लिया है तो सारे मजे करके जाना है। इसलिए मेफिस्टो कुछ जिंदगी से हारे हुए लोगों से डील करता है, जैसे द हुड या फिर आयरन हार्ट। और अगर ये सब साइड कैरेक्टर लग रहे हैं तो गोस्ट राइडर भी हमें कभी देखने नहीं मिलता अगर जॉनी ब्लेज मेफिस्टो से डील नहीं करता। अब कॉमिक्स में तो मेफिस्टो के पास बहुत सी पावर्स है, लेकिन एमसीयू में भी कुछ कूल एबिलिटीज इसने शो की है, जैसे रंग रूप को बदल देना, चीजों को गायब करना, लोगों के माइंड को पढ़ लेना और इसे टेक्नोलॉजी मैनिपुलेशन भी करना आता है। अब वैसे तो मेफिस्टो ने कोई बहुत बड़े लेवल की फीट शो नहीं की है, लेकिन ये एक साइकिक है, ऊपर से इमॉर्टल है, इसलिए इसे हमेशा के लिए मारा नहीं जा सकता। लेकिन हो सकता है फ्यूचर में मेफिस्टो रैंकिंग में थोड़ा ऊपर आ जाए, क्योंकि ये बस शुरुआत है। मेफिस्टो को और भी क्लाइंट्स मिल सकता है, जैसे पीटर पार्कर जो अपनी लाइफ से सब कुछ खो चुका है, तो मेफिस्टो इससे डील कर सकता है। फिर सेम कहानी जॉन वॉल्कर के साथ है और एमसीयू में गोस्ट राइडर की कहानी मेफिस्टो के बिना शुरू होना तो इम्पॉसिबल है। नंबर 9 गैलेक्टस। अब ये कॉस्मिक एंटिटी एक वर्ल्ड डिस्ट्रॉयर है। वैसे ये लॉजिकली गैलेक्टस वर्ल्ड्स को कंज्यूम करता है, पर इस प्रोसेस में दुनिया तो बर्बाद हो ही जाती है, इसलिए वर्ल्ड डिस्ट्रॉयर गैलेक्टस के लिए परफेक्ट नाम है। अब हो सकता है सिनेमैटिक यूनिवर्स में गैलेक्टस का ओरिजिन चेंज हो जाए, लेकिन कॉमिक्स में गैलेक्टस का ह्यूमनॉइड एलियन वर्जन बिग बैंग में घुस जाता है अपने प्लैनेट को सेव करने के लिए। लेकिन इस बिग बैंग में ब्लैक विंटर होता है, एक कॉस्मिक एंटिटी जिसने गैलन को गैलेक्टस बनाया, और जैसे सिल्वर सर्फर गैलेक्टस के लिए प्लैनेट्स ढूंढता है, वैसे ही गैलेक्टस ब्लैक विंटर का हेरल्ड है, इसलिए गैलेक्टस को डिफरेंट यूनिवर्सेस को ढूंढना पड़ता है ब्लैक विंटर की कंजम्पशन के लिए। ये बात अलग है, गैलेक्टस बाद में ब्लैक विंटर को बिट्रे कर देता है, लेकिन वर्ल्ड वॉर को थॉर से हेल्प लेनी पड़ती है ब्लैक विंटर को मारने के लिए। हमने कई साल पहले इस स्टोरी को कवर किया था कॉस्मिक किंग थॉर स्टोरी लाइन में। राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर में जहाँ गैलेक्टस के नाम पर हमें सिर्फ धूल मिट्टी देखने मिली, वही अब इसके पास एक प्रॉपर फिजिकल शेप है। इसे हम न्यूयॉर्क की सड़कों पर चलते हुए देख सकते हैं, जिससे ये भी पता चलता है कि गैलेक्टस के पास साइज मैनिपुलेशन एबिलिटी और कॉस्मिक एनर्जी को यूज करने की ताकत है। इसने सिल्वर सर्फर जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स को बनाया है, लेकिन गैलेक्टस की पावर्स कम्प्लीटली डिपेंडेंट है उसके भूख पर। अगर गैलेक्टस का पेट भरा हुआ है तो वो सेलेस्टियल को भी कूट देता है, और अगर इसे कुछ दिनों तक प्लैनेट खाने को ना मिले तो गैलेक्टस बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। अब ये इतना भी कमजोर नहीं होता कि हॉकाई जैसे लड़के एक दो एरो मार के इसे नॉकआउट कर दे। कमजोर होने के बाद भी गैलेक्टस एक मिड लेवल साइज प्लैनेट को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है। नंबर 8 सेलेस्टियल आर्शियम। ये सेलेस्टियल बिग बैंग से पहले ही मौजूद था। आर्शियम ने पहला सन बनाया लाइट लाई यूनिवर्स में, और फिर प्लैनेट, स्टार्स और लाइफ फॉर्म्स को क्रिएट किया। आर्शियम ने इटर्नल्स को अर्थ पर भेजा ताकि वो डेविएंट से ह्यूमैनिटी को बचाए, लेकिन असली प्लान था सेलेस्टियल टाइमुथ को अर्थ के कोर में ग्रो करना। अब इसकी पावर्स की बात करें तो आर्शियम के पास इनफिनाइट कॉस्मिक एनर्जी है, जो उसे मैटर और एनर्जी को मैनिपुलेट करने की एबिलिटीज देती है। ये कुछ भी क्रिएट कर सकता है, जैसे स्टार्स, प्लैनेट्स और लाइफ फॉर्म सब कुछ। और इसका साइज कांस्टेंट नहीं है, ये चाहे तो अपने विल पर ह्यूमन साइज भी बन सकता है या फिर मल्टी गैलेक्सी लेवल जितना बड़ा भी। लेकिन आर्शियम गैलेक्टस से ऊपर इसलिए रैंक कर रहा है क्योंकि इसके पास इनफिनाइट अमाउंट ऑफ कॉस्मिक एनर्जी है। इसे खुद को पावरफुल बनाए रखने के लिए वर्ल्ड्स को खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। नंबर 7 कैंग द कॉन्करर। ये बंदा 31st सेंचुरी से आया, टाइम ट्रेवल का फायदा उठा रहा था और सोच रहा था कि मल्टीवर्स पर राज करेगा। अब आप में से काफी सारे सुपर फैन सोच रहे होंगे कि कैंग आर्शियम से ऊपर क्यों है। बेसिकली कैंग की फीट्स की वजह से। आर्शियम कभी टाइमलाइंस को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, पर कैंग ऐसा कर चुका है, और ये सब पॉसिबल हुआ कैंग की टेक्नोलॉजी की वजह से। ये बंदा कोई सुपर ह्यूमन नहीं है, लेकिन उसके पास इतनी हाई एडवांस टेक्नोलॉजी है कि वो टाइम और स्पेस को अपनी उंगलियों पे नचा सकता है। अपने न्यूरोकिनेटिक सूट के साथ ये फोर्स फील्ड बना सकता है, फिर एनर्जी प्रोजेक्शन, टेलीपोर्टेशन गेट बनाना और टेलीकिनेसिस जैसी चीजें भी हो जाती है।
और अपने टाइम स्पेयर से तो ये मल्टीवर्स और किसी भी डायमेंशन में ट्रैवल कर सकता है। पर कैंग की कुछ वीकनेसेस है, जैसे इसकी टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंसी। अगर किसी वजह से टेक में खराबी आती है तो कैंग अपनी सुपर पावर्स लूज कर देता है, और हो सकता है कैंग वेरिएंट्स हमें फिर से आखिरी बार डूम्सडे में दिखाई दे, क्योंकि मार्वल ने कैंग की स्टोरी को ऑफिशियल एंड नहीं किया है। नंबर 6, अलर्ट। तो जैसा कि हम सबको पता है, टीवी वालों के पास वेरिएंट्स को मिटाने की अथॉरिटी नहीं होती है, इसलिए वो लोग वेरिएंट्स को वर्ड में भेज देते हैं, और वर्ड में बैठा होता है अलर्ट, जो ही हू रिमेंस को मिला था जब कैंग वेरिएंट्स के बीच मल्टीवर्सल वॉर चल रही थी। इनफैक्ट अलॉयत की वजह से कैंग वेरिएंट्स के बीच जो वॉर चल रही थी वो खत्म हो गई। अलॉयत बेसिकली क्लाउड है और ये रियलिटीज को खा सकता है, प्लैनेट्स, लोग, एनर्जी, सब कुछ। वर्ल्ड में कोई भी छुप नहीं सकता अगर अलॉयत उसके पीछे पड़ जाए। पर इस स्मोकी मॉन्स्टर की भी कुछ कमजोरियां हैं, जैसे लोकी और सेल्वे ने मैजिक से इसे न्यूट्रलाइज कर दिया था, और अगर किसी के पास मैजिक या अच्छा प्लान हो तो वो इसे बेवकूफ बना सकता है। नंबर 5, डोरमामू। एमसीयू में विलन्स की कमी नहीं है, लेकिन डोरमामू एक अलग ही लेवल पर है। एक ऐसा विलन जो टाइम और स्पेस के बाहर रहता है, अपने आप को यूनिवर्स का बॉस समझता है। डोरमामू एक एंशिएंट बीइंग है जो डार्क डायमेंशन में रहता है। ये वो जगह है जहाँ टाइम और स्पेस का कोई मतलब नहीं है। ये डार्क डायमेंशन में मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है। फिर इसके पास टाइम इम्यूनिटी है, क्योंकि डार्क डायमेंशन में टाइम काम नहीं करता तो ये टेक्निकली इमॉर्टल बन जाता है। फिर ये एनर्जी को मैनिपुलेट करना जानता है। इनफैक्ट ये इतना पावरफुल है कि टाइम स्टोन होने के बाद भी डॉक्टर स्ट्रेंज इतना कैपेबल नहीं था कि इस बीइंग को हमेशा के लिए मार पाए। और हो सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पार्ट 3 में हमें फिर से देखने मिले, क्योंकि इनकर्जन को रोकने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज अभी खुद डार्क डायमेंशन में है। नंबर 4, वॉचर। अब लाइव एक्शन में तो वॉचर्स ने आज तक ज्यादा कुछ नहीं किया, और ये कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि इन्हें कसम खाई होती है कि कुछ भी हो जाए किसी के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन व्हाट इफ में हमने देखा है कि अगर वॉचर्स ने इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया तो चीजें नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाती है। ये बीइंग्स गॉड के इक्वल होते हैं, इसलिए इन्फिनिटी स्टोन यूजर से वॉचर्स इजीली फाइट कर लेते हैं, और ये चाहे तो मॉर्टल्स को भी कॉस्मिक पावर से एम्पावर कर सकता है। और अगर वॉचर्स एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दे तो प्लैनेट्स तक डिस्ट्रॉय हो सकता है। अब वॉचर्स पावरफुल होते हैं, इस बात में कोई शक नहीं, पर ये बीइंग्स भी दूसरे एलियंस की तरह एक स्पेसिफिक प्लैनेट से आते हैं, इसलिए वॉचर्स इन्फिनिटी स्टोन और टॉप टियर कॉस्मिक एंटिटीज से नीचे रैंक करते हैं। नंबर 3, इटर्निटी। अब लव एंड थंडर में हमने इटर्निटी को भी देख लिया, जो मार्वल के 10 सबसे पावरफुल एंटिटीज में से एक है। वैसे तो कॉमिक्स में इटर्निटी मल्टीवर्सल लेवल पर स्केल करता है, लेकिन सिनेमैटिक यूनिवर्स में ये यूनिवर्सल लेवल तक ही लिमिटेड है। पर ये एंटिटी इतना पावरफुल है कि इन्फिनिटी स्टोन से बराबरी कर सकता है, और इसका सिर्फ एक थॉट काफी है यूनिवर्स के सारे गॉड्स को मारने के लिए। मतलब फर्क नहीं पड़ता सामने जियोस हो या फिर गॉड ऑफ थंडर थॉर। गॉड द गॉड बुचर अगर विश मांग लेता तो जितने भी गॉड्स हमने ओमनिपोटेंट सिटी में देखने मिले, इंक्लूडिंग सेलेस्टियल, सबका एग्जिस्टेंस मिट जाता। और इस फिट से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि गॉड्स और कॉस्मिक एंटिटीज के बीच में पावर लेवल का कितना बड़ा डिफरेंस होता है। नंबर 2, लोकी। अब लोकी उन गिने चुने बींग्स में से एक है जिसकी पावर्स कुछ ज्यादा हाई लेवल पर जा चुकी है। सीजन 1 में लोकी वही पुराना एसगार्डियन गॉड ऑफ मिस्चिफ होता है। ये स्ट्रॉन्ग था, लेकिन थॉर लेवल पर नहीं। पर इल्यूजन बनाना, शेप शिफ्टिंग करना और डैगर ट्रिक्स, ये सारी चीजों में लोकी ऑलरेडी मास्टरी हासिल कर चुका था। लेकिन जब टीवीए ने उसे पकड़ा तो उसकी ये पावर्स थोड़ी ऑफ हो गई थी, क्योंकि डैम्पर्स की वजह से टीवीए में मैजिक काम नहीं करता, तो लोकी को अपने दिमाग का ज्यादा यूज करना पड़ा था इस टाइम पर। सीजन के एंड तक उसका इमोशनल ग्रोथ हुआ, वो थोड़ा कम सेल्फिश और थोड़ा ज्यादा कनेक्टेड बन गया। अब सीजन 2 में लोकी का सीन अलग है। टीवी में टाइम स्पेंड करना है और मल्टीवर्सल एडवेंचर्स की वजह से उसकी आइडेंटिटी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। लोकी अब टाइमलाइंस में स्लिप कर रहा था, टाइम लूप्स को कंट्रोल कर रहा था और मूवमेंट्स को रीराइट कर देता है। इल्यूशन तो अब बच्चों का खेल लगता है इसके सामने। फिर मल्टीवर्स कैसे चलता है ये समझकर वो रियलिटी को शेप कर रहा है। ये कोई मस्कुलर पावर नहीं बल्कि कॉस्मिक लेवल इन्फ्लुएंस है। सीजन 2 के एंड तक लोकी एक फोर्स ऑफ नेचर बन गया, और अब बस ये देखना है कि जब सारे एवेंजर्स डॉक्टर डूम के सामने हार जाएंगे तब लोकी उन्हें कैसे बचाएगा। और फाइनली नंबर 1 पर आता है लिविंग ट्राइब्यूनल। अब डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमने लिविंग ट्राइब्यूनल के कुछ अवतार्स को देखा था। अब अगर इस कॉस्मिक एंटिटीज के अवतार एग्जिस्ट करते हैं तो मल्टीवर्स के बियॉन्ड असली लिविंग ट्राइब्यूनल भी एग्जिस्ट करता होगा। वन अबव ऑल के बाद ट्राइब्यूनल ही सबसे पावरफुल बीइंग है और ये मल्टीवर्स का जज है, इसलिए वन अबव ऑल और बियॉन्डर्स के अलावा कोई भी कॉस्मिक एंटिटी अगर कोई मिस्टेक कर देता है तो ट्राइब्यूनल उसे पनिश कर सकता है। ये इतना पावरफुल है कि मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करके फिर से बना दे, और हो सकता है जब एवेंजर्स डूम्सडे में मल्टीवर्स कोलैप्स करे तब असली लिविंग ट्राइब्यूनल भी हमें देखने मिल जाए। लेकिन इसी के साथ ये लिस्ट यही खत्म होती है। अब अगर आपको ऐसा लगता है किसी कैरेक्टर को इस लिस्ट में होना चाहिए था तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।